स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसे पकड़ना एक समय पर पुलिस के लिए नामुमकिन सा हो गया था। उसका नाम, दाऊद का नाम, खुद में खौफ का दूसरा पर्याय बना हुआ था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सी महिला से दाऊद इब्राहिम उस महिला के नाम से कांपने लगा था। कौन थी ये महिला, आज आपको बताने वाले हैं। ये वही महिला है जिसको कहा जाता था लेडी डॉन सपना दीदी। कैसे आखिर इसका ये नाम पड़ा, ये भी आपको पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों ये लेडी डॉन दाऊद इब्राहिम की जानी दुश्मन बन चुकी थी। किस तरह से उसने एक प्लान बनाया था दाऊद इब्राहिम को दुबई जाकर मारने का, एक मास्टर प्लान। किस तरह उसने इसे बनाया, कैसे उसने हुसैन उस्तरा और अरुण गौली जैसे कुख्यात अपराधियों को, गैंगस्टर्स को अपने साथ में इस प्लान में लिया था, और आखिर क्या हुआ कि सपना दीदी का ये जो प्लान था, टारगेट दाऊद, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं आज के इस वीडियो में। काफ़ी दिनों से आपकी कमेंट बॉक्स में जब कमेंट देखे तो उसमें एक डिमांड थी इस टॉपिक की कि इस टॉपिक पर एक एपिसोड लाया जाए। ये भी बताया जा रहा है साथ में कि हाल ही में एक मूवी आ रही है ओ रोमियो नाम से, जिसमें कहीं ना कहीं यही जो पूरी कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी, वो दिखाई जाने वाली है। अब ये कितना सच है ये मूवी आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपके कमेंट्स को और आपके रिक्वेस्ट को टाला नहीं जा सकता था। तो आपके लिए एपिसोड लेकर हाजिर है। एंड तक देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। शुरुआत होती है 70 और 80 के दशक के बीच। ये वो समय था जब मुंबई के अंदर नागपाड़ा इलाके का माहौल अलग ही देखने को मिलता था। जहां एक तरफ नागपाड़ा इलाके में डंकन रोड पर मेमनी बिल्डिंग थी, जिसमें उस समय के एक बहुत ही मशहूर एक्टर, टीवी इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के फारूक शेख रहा करते थे। दूसरी तरफ इसी नागपाड़ा इलाके में हुजरा मोहल्ले में मेमनी बिल्डिंग के पास में डक्कन रोड पर कई सारे नामी अपराधी, कई सारे बहुत ही खुकार, खतरनाक, कुख्यात अपराधी जो थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के, वो भी यहीं पर रहा करते थे। तो 80 के दशक में इसी नागपाड़ा इलाके के हुजरा मोहल्ले में रहता था एक शख्स जिसका नाम था महमूद पठान। लोग उसे महमूद कालिया भी कहा करते थे। महमूद कालिया दरअसल एक बहुत ही कुख्यात अपराधी था, गैंगस्टर था। पठान गैंग के साथ में, जो करीम लाला का पठान गैंग हुआ करता था, उसके साथ में काम करता था शुरुआती दौर में। इस दौर में उसने कई सारे बड़े बड़े काम किए पठान गैंग के अंदर। बताया जाता है अमीरज़ादा, जो पठान गैंग का एक बहुत ही बड़ा लीडर हुआ करता था, बहुत बड़ा गैंगस्टर, उसके साथ में उसने तारदेव में अमर नायक गैंग के ऊपर हमला किया था। अमर नायक जो उस गैंग का लीडर था, उसके ऊपर भी बहुत ही घातक हमला किया था। उसमें भी महमूद कालिया का नाम सामने आया था। तो एक बड़ा अपराधी था, बहुत उसका नाम चल रहा था, लगातार मुंबई में अपने पीक पर आने वाला था आने वाले समय में। और ये समय आया 80 के जो शुरुआती कुछ साल रहे। बताया जाता है कि साल 83 से 86 के बीच में महमूद कालिया अपने पीक पर था। और एक तरफ जब वो अपने पीक पर था तो ये वही समय था जब लगातार मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर दाऊद इब्राहिम का गैंग भी राइज कर रहा था, वो भी अपने चढ़ाव पर था। यही वो समय था जब दाऊद इब्राहिम के गैंग को महमूद कालिया ज्वाइन कर लेता है। इस गैंग में गया। दाऊद गैंग के अंदर उसको बहुत ही सख्त एक अपराधी माना जाता था। उस समय पर बताया जाता है कई मामले ऐसे थे जिसमें दाऊद इब्राहिम का वो पसंदीदा हुआ करता था। यहाँ तक कि छोटा शकील, जो बाद में जाके दुबई जब दाऊद इब्राहिम गया तो उसका क्लोजेस्ट एड बना है, छोटा शकील महमूद कालिया से चिढ़ने लगा था। उसे उससे जलन होती थी क्योंकि कई मामलों में दाऊद इब्राहिम महमूद कालिया को आगे रखता था। खैर, 86 का ये जो समय आया, इसके बाद दाऊद इब्राहिम दुबई जाता है। छोटा शकील जो था उसको बुलाया। इस समय पर महमूद कालिया को भी कई दफ़ा दुबई बुलाया जाता था दाऊद इब्राहिम के द्वारा। ये सारी चीज़ें लगातार इस बीच में चलती हैं। महमूद कालिया, उसका दाऊद का जो मुंबई का काम था वो संभालने लगा था, दुबई भी जाना होता था। इसी दौरान में महमूद कालिया के जीवन में एक बड़ा बदलाव भी आया था। साल 83 की बात बताई जाती है जब वो एक शादी समारोह में गया और वहाँ पर उसकी एक महिला से मुलाकात हुई, एक लड़की से मुलाकात हुई। उस लड़की का नाम था अशरफ। अशरफ से पहली नज़र में उसे प्यार हुआ और उसी साल 83 में ही दोनों ने शादी कर ली थी। अब शादी होती है। शादी के बाद ये जो लड़की थी अशरफ, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है, क्योंकि वो पहले भी उसका यही सपना था कि शादी करे और उसके बाद अगर जीवन साथी उसकी पसंद का होता है तो बहुत अच्छी बात है, शादी करके अपना घर आगे चलाएगी, बसाएगी। यही उसका सपना था। मुंबई के नागपाड़ा में हुजरा मोहल्ले में उस घर में दोनों रहना शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। महमूद कालिया अशरफ को अलग अलग समय पर तोहफे देता था, गिफ्ट्स ला के देता था, और खर्चे काफ़ी ज़्यादा वो लगातार अपनी शादी के बाद से करने लगा था। अशरफ उससे कभी नहीं पूछती थी, ना ही महमूद कालिया उसे कभी बताता था कि पैसा आ कहाँ से रहा है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसका जो पति है वो दुबई में कुछ बिजनेस करता है, कोई बड़ा काम करता है। ये साल था 1987, 1987। महमूद कालिया और अशरफ की शादी को अब तक करीबन 3 से 4 साल हो चुके थे। इस दौर में मुंबई पुलिस के एक बहुत फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। उनका नाम था इमैनुअल अमोलिक। इमैनुअल अमोलिक 1976 में मुंबई पुलिस फोर्स में पोस्टिंग उनकी हुई थी, ज्वाइन हुए थे। 78 में 2 साल के बाद उनकी पोस्टिंग हुई थी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, और इसके बाद उन्हें 2 बार प्रेसिडेंट मेडल मिल चुके थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से उन्हें जाना जाता था। 14 से 20 करीबन के बीच में उनकी गिनती रही है एनकाउंटर की, काफ़ी एनकाउंटर कर चुके थे। खैर, बाद में जाके ये भी सामने आया कि 2003 में उन्हें सस्पेंड भी किया गया। इमैनुअल अमोलिक वो ऑफिसर थे मुंबई पुलिस के
जिन्होंने गन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था एक तरह से। वो जो एक पूरा पहला बैच आया था मुंबई पुलिस के अंदर जिन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू किया अंडरवर्ल्ड के ऊपर, तो ये पहले उस बैच में से हुआ करते थे जिन्होंने गन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। काफ़ी उनका नाम था। अब ये साल हमने आपको बताया 1987, इसी साल महमूद कालिया को दुबई बुलाया जाता है दाऊद इब्राहिम के द्वारा। वो दुबई पहुंचा, उसकी दाऊद से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात सही रही नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि महमूद कालिया ने दाऊद इब्राहिम से इस बार ये कहा था कि वो ये अपना जो धंधा है पूरा, जो भी ये काम करते हैं या दाऊद उससे जो कराता है, बेसिकली वो डी कंपनी छोड़ना चाहता था। उसने ये बात दाऊद के सामने रखी। दाऊद ने शांत तरीके से उसको सुना पूरी बात को। उस समय उससे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बताते हैं कि दाऊद ही था वो जिसने यहाँ से, जब ये निकला है महमूद कालिया दुबई से मिलने के बाद, तो उसकी पहुँचने की इन्फॉर्मेशन, वो एग्जैक्ट डे, वो एग्जैक्ट टाइम, किस फ्लाइट से वो आने वाला है, कहाँ पे आएगा, किस एयरपोर्ट पे आएगा, ये एक एक जानकारी दाऊद की तरफ से ही मुंबई पुलिस को दी जा चुकी थी महमूद कालिया के बारे में। अब ये वो दिन था जिस दिन महमूद कालिया वापस आने वाला था मुंबई, दुबई से लौटने के बाद। अशरफ जो थी वो घर में अपने सो रही थी, वहीं नागपाड़ा में हुजरा मोहल्ले में। वो अपने घर पे थी। अचानक से उसके दरवाजे पे एक नॉक होता है, बाहर कोई था। जैसे उसने गेट खोला तो पास में एक उसकी नेबर, एक पड़ोसी रहती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए दुबई से कॉल आया है। अशरफ दौड़ती हुई उनके घर पे गई, फ़ोन उठाया। रिसीवर उठाते ही सामने से आवाज़ आई महमूद कालिया की। उसने कहा कि मैं आज शाम को आ रहा हूँ और मुझसे एयरपोर्ट पे आके मिलना। अशरफ जल्दी से तैयार होती है, कपड़े चेंज करती है, उसके बाद शाम का इंतज़ार करने लगती है। शाम को करीबन 4 बजे की फ़्लाइट बताई जाती है जो सेंटा क्रूज़ एयरपोर्ट पर आने वाली थी। 4 बजे से पहले ही वो 3 बजे ही अपना जो टैक्सी थी उसे बुलाती है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। धीरे धीरे 4 बजे तो फ़्लाइट लैंड हुई। लोग सेंटा क्रूज़ एयरपोर्ट से बाहर निकलना शुरू होते हैं। वो बहुत देर से देख रही थी कि अभी महमूद कालिया जो उसका पति है वो भी बाहर आएगा। उसका इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से। लेकिन उस बीच उसकी निगाह पड़ी 2 पुलिस की जीप पर। 2 ऐसी पुलिस की जीपें थीं जो पास में ही पार्क थी। कुछ पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे। इस तरह की स्थिति कई बार एयरपोर्ट्स पर होती है, तो इसमें कुछ संदिग्ध उसे अलग लगा नहीं। वो दोबारा से इंतज़ार अपना करने लगती है और जल्दी ही उसको सामने से महमूद कालिया बाहर आता हुआ दिखता है एयरपोर्ट से। भीड़ थी, महमूद कालिया उसके बीच में भीड़ में कहीं खो जाता है। उसने पलक झपकाई है और ये हुआ कि अचानक महमूद कालिया जो उसको अब तक दिख रहा था वो वहाँ से गायब हो गया। इधर वो गायब हुआ है, अचानक उसको कुछ गन शॉट्स की, गोलियाँ चलने की आवाज़ आई है। एक एम्बुलेंस पास से गुजरी है और इसके बाद महमूद कालिया यहाँ पे उसको कभी दिखा नहीं। जब ये सारी चीज़ें अचानक से हुई तो अशरफ बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी, चिंता में आ गई थी। कई सारे अजीब ख्यालों ने उसे घेर लिया था। वो उस एम्बुलेंस के पीछे एक टैक्सी से उसका पीछा करती है, सीधा कूपर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कूपर हॉस्पिटल तक वो एम्बुलेंस गई थी, लेकिन वहाँ उसे महमूद कालिया का, उसके पति का कोई साइन नहीं मिला। यहाँ से वो पास के एक पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ भी कोई साइन नहीं मिला, तो दूसरे पुलिस स्टेशन में जाती है। इस तरह से पुलिस स्टेशन बदलती रही, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिली, फाइनली एक पुलिस वाले ने उसे जे हॉस्पिटल भेजा। उससे कहा गया कि तुम महमूद कालिया को अगर ढूंढ रही हो तो जे हॉस्पिटल जाओ। जब वो सीधा वहाँ जाती है तो वहाँ जाते ही उसको सामने जो दिखा, उसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया था, क्योंकि सामने उसके महमूद कालिया की लाश थी। वहाँ पे उसकी बॉडी थी, एक लाइफलेस बॉडी उसके सामने थी, जिसके ऊपर गोलियों के निशान थे। गोलियों से उसको छलनी किया गया था। वो इस बात को प्रोसेस कर पाती कि उसके संग में क्या हुआ है। इसके पहले ही महमूद कालिया के जो परिवार वाले थे वो बाकी लोग वहाँ पे आते हैं, उसकी बॉडी को ले जाते हैं, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हुई। अगली सुबह अशरफ को ये पता चला जब उसने टीवी ऑन की कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें इमैनुअल अमोलिक, जो सब इंस्पेक्टर हैं मुंबई पुलिस के, उन्होंने ये क्लेम किया और वो कह रहे हैं कि हमें इंटेलिजेंस मिली थी कि कालिया दुबई से सेंटा क्रूज़ एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है, उसकी फ़्लाइट यहाँ आने वाली है। कालिया क्योंकि कई सारे केसेस में, मर्डर केसेस में इन्वॉल्व था, उसने कई सारी हत्याएँ की थी, असॉल्ट किए थे और वो वांटेड क्रिमिनल था। इसकी वजह से हम उसे अरेस्ट करने यहाँ पे गए, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस फोर्स को देखा उसने गोलियाँ चलाईं और अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में, हम लोगों ने यहाँ से उसको 4 गोलियाँ चलाई हैं और 4 गोलियाँ मारी हैं। ये सारा चीज़ें जब सामने आईं तब अशरफ को ये पता चला पहली बार कि आखिर असल में महमूद कालिया जो उसका पति था वो दुबई में कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं कर रहा था, वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर था। अशरफ ये मानने को राज़ी नहीं थी कि महमूद कालिया ने पुलिस के ऊपर गोलियाँ चलाईं, क्योंकि उसने उसे अपने सामने वहाँ से आता हुआ देखा था एयरपोर्ट से बाहर। इसके बाद उसने अदालत का सहारा लिया। वो अदालत पहुँचती है, पिटीशन डालती है पुलिस के खिलाफ। उसने कहा कि ये एक तरह से फेक एनकाउंटर है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया। इंक्वायरी इसलिए भी की गई कि संदिग्ध परिस्थिति यहाँ पे जो कोर्ट थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनको भी लग रही थी, क्योंकि महमूद कालिया जो था वो एक इंटरनेशनल फ़्लाइट से दुबई एयरपोर्ट से वापस आ रहा था भारत। वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक, जो दुबई पुलिस का सिक्योरिटी चेक है यूएई का, वो भी हुआ। मुंबई में इमिग्रेशन पर भी चेकिंग हुई। कैसे आखिर वो एक वेपन के साथ में पास हो पाया? इंटरनेशनल फ़्लाइट में वो कैसे एक वेपन लेके कैरी करके उसको चढ़ा होगा? तो ये बहुत ही संदिग्ध लग रही थी चीज़। इस वजह से यहाँ पे
ये जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इसकी जांच की, पूरी इंक्वायरी की, ये सारे केस की, लेकिन ये केस बाद में आगे जाके कहीं बंद हो गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं था एक तरह से। सामने ये भी आ रहा था कि एक फेक एनकाउंटर किया गया है। इस बीच में अशरफ के पास में कुछ लोग आना शुरू हुए। उसमें से एक था उस्मान। उसने उसे यहाँ पे ये बताया कि दरअसल ये जो पूरा एनकाउंटर है ये एक फ़ेक एनकाउंटर किया गया है और कहीं ना कहीं ये दाऊद इब्राहिम के कहने पर किया गया है। वही दाऊद जिसके लिए तुम्हारा पति जो था वो काम करता था, जिसके लिए वो दुबई जाता था, उसी से मिलकर वो आया था। और उसने फिर पूरी कहानी बताई कि उसने जब मना किया दाऊद इब्राहिम से, तो मना करना मतलब डी कंपनी में ना नहीं सुनी जाती, और इस वजह से उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, मार दिया गया है। अशरफ ने इसके बाद ये सोच लिया था, वो समझ चुकी थी कि यहाँ एक दाऊद इब्राहिम नाम के आदमी का जिक्र हो रहा है और उसने मेरे पति को यानी महमूद कालिया को मारा है, तो अब मुझे बदला लेना है। इस बदले के लिए इसी व्यक्ति ने उसे हुसैन उस्तरा से मिलवाया। हुसैन उस्तरा दरअसल दाऊद का एक कट्टर दुश्मन था। एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस को जो सबसे अच्छी टिप दी हैं, जो सबसे अच्छी खबरें दी हैं, एक तरह से मुंबई पुलिस को जो जासूसी की है क्रिमिनल्स की, डी कंपनी की, वो हुसैन उस्तरा ने की थी। कई सारे बड़े बड़े अधिकारी भी ये बातें बताते हैं। तो हुसैन उस्तरा से मिलवाया जाता है अशरफ को। हुसैन उस्तरा की कहानी भी थोड़ी अलग है। उसका ये नाम जो था वो पहले मोहम्मद हुसैन हुआ करता था, लेकिन ये नाम कैसे पड़ा इसके बारे में बताया जाता है कि बचपन में जब वो इस क्राइम के जगत में आया, क्राइम के वर्ल्ड में आया, उसने एक कत्ल किया था। और वो कत्ल उसने अपने एक उस्तरे से किया था, जो उस्तरा नाई के पास में होता है। इस तरह का उसने कट लगाया था वहाँ पे उस विक्टिम के ऊपर कि जब डॉक्टर के पास में वो विक्टिम गया था, तो वहाँ डॉक्टर्स ने देख के उसके बॉडी को ये कहा था कि ये किसी डॉक्टर का सर्जिकल कट लग रहा है, कि जैसे किसी डॉक्टर ने यहाँ पे ये कट लगाया हो। इस वजह से इस केस के बाद में उसका नाम हुसैन उस्तरा पड़ चुका था। पहले उसका नाम मोहम्मद हुसैन हुआ करता था। तो खैर ये अपना खुद का गैंग चलाता था। दाऊद इब्राहिम का कट्टर दुश्मन भी था और उसकी जासूसी भी करता था पुलिस के साथ में। जब अशरफ उसके पास पहुंची, हुसैन उस्तरा के पास में, कि उसने बताया कि मैं बदला लेना चाहती हूँ, हुसैन उस्तरा पहले तो हंसा कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तुम दाऊद इब्राहिम से बदला लेना चाहती हो, उसको मारना चाहती हो, वो भी दुबई जाके, तो ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। ये सारी चीज़ें उसने बताई। लेकिन जब उसने देखा कि ये जो महिला है वो अपने इस मोटिव में, अपने इस टारगेट में बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये काम कर सकती है, तो उसने अशरफ को सिखाना शुरू किया। कई चीज़ें उसने अशरफ को सिखाई, जिसमें से पहला था हथियार चलाना। हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, आर्म्स की ट्रेनिंग दी, बाकी सारे किस तरह से लड़ना है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें की। हुसैन उस्तरा एक तरह से अशरफ का गुरु बन चुका था। उस्तरा ने इस बीच अशरफ को ये भी कहा कि तुम्हें अगर दाऊद को यहाँ से मुंबई में बैठे बैठे अगर उसको हर्ट करना है, उसको ज़ख्म देने हैं, तो तुम यहाँ मुंबई पुलिस की मुखबिरी कर सकती हो। अगर ये मुखबिरी तुम करती हो, उसके ठिकानों के बारे में, उसकी जानकारियों के बारे में बताती हो, तो यहाँ उसके लोग पकड़े जाएंगे, उसके धंधे जो यहाँ चलते हैं वो चौपट होंगे, और इससे भी दाऊद इब्राहिम बहुत ज़्यादा परेशान होगा। जब तक तुम प्रॉपर उसको मारने तक नहीं पहुँच जाती, तब तक ये काम करो। अब अशरफ भी मुंबई पुलिस की एक इन्फॉर्मर बन चुकी थी। कई सारे दाऊद इब्राहिम के जो नशे के, सट्टेबाजी के जो धंधे चलते थे मुंबई के अंदर, अशरफ इन सब के बारे में पुलिस को बताने लगी थी। एक तरह से प्रॉपर इन्फॉर्मर वो जल्दी ही पुलिस की पक्की इन्फॉर्मर बन गई। यहाँ तक कि उसने कि वो पुलिस की तरफ से भी सेफ़ रहे और दाऊद को पकड़ने में भी उसको कई सारी और बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। ये भी सामने आता है कि उसने एक सब इंस्पेक्टर निसार शेख से दूसरी शादी भी कर ली थी। नागपाड़ा के मुर्की मोहल्ले में अब वो इस समय पर रहने लगी थी। इस बीच में कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं, और कहीं ना कहीं ये जो मूवी आ रही है उसमें भी इस तरह का चीज़ दिखाई गई है कि हुसैन उस्तरा जो अशरफ थी उसके प्रति प्रभावित था, उसके प्रति उसका लगाव जो था वो बढ़ने लगा था। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें यहाँ पे कोई इस तरह की जानकारी ज़्यादा नहीं मिली है। खैर एक रोज़ बताया जाता है अशरफ को ये पता चला कि दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन एक और है, अरुण गवली जिसका नाम है। अरुण गवली पॉलिटिकली भी एक्टिव है और बाहुबल में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अशरफ सीधा अरुण गवली के पास पहुँच जाती है। वो जानती थी कि ये वो शख्स है जो राजनीति में भी अपनी साख रखता है, दाऊद इब्राहिम का दुश्मन है, ये भी मुझे उस तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो वो हर तरह के लोगों को अप्रोच कर रही थी, जहाँ जहाँ वो जानती थी कि ये लोग मुझे दाऊद इब्राहिम को मारने में मदद करेंगे। अशरफ जब अरुण गवली के पास में गई है, तो उस समय का एक वाक़या बताया जाता है कि जब उसने उसे अपनी कहानी बताई, सेम ऐसे ही जैसे उसने हुसैन उस्तरा को बताई थी। गवली का ये कहना था कि वो उस जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद गवली ने ये रिलीजन को लेकर कहा था अशरफ के। वो ये कहना चाह रहा था कि वो उस जैसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता, और यही वो पॉइंट था कि वो समझ चुकी थी कि अगर उसे दाऊद तक पहुंचना है तो वो अपना नाम बदलेगी। यहीं से उसने अपना नाम बदलकर सपना रख लिया था। एक हिंदू नाम रखा, उसने अपना नाम सपना रखा। अब वो बुर्का छोड़कर जीन्स टॉप पहनने लगी थी। प्रॉपरली अपने गैंग को रन करना उसने अब शुरू किया। बाइक चलाती थी, हथियार चलाना हुसैन उस्तरा उसे सिखा ही रहा था लगातार। इस बीच में कई सारे ऐसे लड़के उसके साथ में जुड़ते चले गए जो कि दाऊद इब्राहिम से खार खाए बैठे थे। इस तरह के क्रिमिनल्स को अपने साथ में लेकर सपना ने अपना एक गैंग बना लिया था, और अब ये क्रिमिनल जो थे, ये सारे जो लड़के थे, वो उसे सपना दीदी कहते थे।
ये करीबन साल 1988 की 1988 की बात बताई जाती है, जब हुसैन उस्तरा के साथ सपना ने नेपाल जाना शुरू किया। इसका भी एक बड़ा कारण था, ये भी वो दाऊद को चोट पहुंचाने के लिए ही कर रही थी। दरअसल नेपाल से दाऊद की आर्म्स स्मगलिंग होती थी। नेपाल के रूट से वो स्मगलिंग करता था, मुंबई तक हथियार पहुंचाता था, और ये जो रूट था वो सीधा नेपाल में जाके उसको टारगेट करने वाली थी। वो हुसैन उस्तरा के साथ में नेपाल जाती है। नेपाल पहुंची तो वहाँ पे ये लोग क्या किया करते थे कि दाऊद का जो भी माल होता था, जो कंसाइनमेंट होते थे, उन सबको लूट लिया करते थे। हुसैन उस्तरा और अशरफ, जो अब सपना दीदी बन चुकी थी, ये दोनों दाऊद के कंसाइनमेंट लूटने लगे। यहाँ से उसका माल लूट कर कलकत्ता में जाके बेचा जाता था, ये भी सामने आता है, और खूब मुनाफा इन लोगों ने यहाँ पे इससे कमाया है। दाऊद को हर तरह से वो हर्ट करना चाहती थी, चोट पहुँचाना चाह रही थी। एक बार की बात इसमें यह भी बताई जाती है कि हुसैन उस्तरा और सपना को इस बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस ने भी यहाँ पकड़ लिया था। उनसे भी उनकी जो मुठभेड़ थी वो हुई थी, और इस इंसिडेंट के बाद उसने अब नेपाल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो खुद को रिस्क में डालना नहीं चाहती थी दाऊद को मारने से पहले। वो उसका एक ज़िंदगी का एम बना हुआ था, एक टारगेट बना हुआ था। यही वो दौर था जब 1988 में इंडिया टुडे के एक फोटोग्राफर ने दाऊद इब्राहिम की शारजहाँ में क्रिकेट मैच देखते हुए एक फ़ोटो ली थी। वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। ये तस्वीर सपना ने भी देखी। प्लान उसका था ही कि दाऊद तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे, कहाँ पे रहता है, ये सब नहीं पता था। यहाँ से उसे एक आइडिया आया। उसे ये आइडिया आया था 1988 में ही, इस फ़ोटो को, इस तस्वीर को देख के। सपना ने ये पता करना शुरू किया कि आखिर इस मैच में जिसमें दाऊद जाता है तो आखिर उसका पूरा प्रोसेस कैसे रहता है। उसे पता चला कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होते हैं उसमें हमेशा एक वीआईपी सीट जो है वो बुक रहती है, और वो सीट दाऊद इब्राहिम की होती है। दाऊद को क्रिकेट का तो शौक़ है ही, उसके जो गुर्गे हैं वो वहाँ पर बैठ लाइव मैच पे सट्टेबाजी करते हैं, पूरा एक रैकेट चलाते हैं। यहाँ से अब सपना के पास अपना खुद का गैंग था, पैसा भी उसने अच्छा बना लिया था, कमा लिया था। वो यहाँ से अपने गैंग के कुछ लोगों को दुबई भेजती है। इन लोगों ने सपना के लिए क्रिकेट स्टेडियम के नक्शे तैयार किए, रेकी की, ये पता किया कि दाऊद इब्राहिम किस तरह से, किस गेट से, कहाँ से आता है, कितने लोग उसके साथ में होते हैं जब वो मैच देखने के लिए आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें पता कर चुके थे। और यहाँ मुंबई में बैठे बैठे सपना जो थी वो एक प्लान बना रही थी कि आखिर कैसे स्टेडियम में घुस के दाऊद इब्राहिम का काम ख़त्म करना है, उसके ऊपर कैसे अटैक किया जाएगा। यहाँ उसने एक मास्टर प्लान बनाया जो पूरा स्टेडियम अटैक के ऊपर ही बेस था। उसने यहाँ प्लान ये बनाया कि अब वहाँ पे क्योंकि हथियार लेके जाया नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है दाऊद के लोग भी यहाँ हथियार लेके अंदर नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी दाऊद के लोग अगर आ भी सकते हो तो हम उसके ऊपर कैसे अटैक करेंगे। यहाँ सपना का प्लान था कि दरअसल जब दाऊद इब्राहिम वहाँ उस स्टेडियम में मौजूद होगा, उसके गुर्गे वहाँ पे मौजूद होंगे, उसके लोग वहाँ पे मौजूद होंगे जो दाऊद को मारने के लिए गए हैं। जैसे ही लोग अपनी सीटों से उठेंगे तालियां बजाने के लिए, अचानक एक बहुत बड़ा शोर होगा स्टेडियम में। मैच के दौरान ऐसा कई बार होता है। उसी दौरान जो वहाँ बॉटल्स मिलती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल जो होती हैं, उन बॉटल्स से वो लड़के, जैसे ही ये शोर होगा, अचानक से उठेंगे, दाऊद इब्राहिम का खेल ख़त्म कर देंगे। उन बॉटल से हमला किया जाएगा। ये पूरा सपना का प्लान था, और वो इस प्लान पर अपने इतना ज़्यादा उसे ट्रस्ट था, इतना ज़्यादा विश्वास था, तो उसने खुद भी दुबई जाने का ट्राई किया। वो खुद भी एक बार को तो दुबई पहुंच भी गई थी, ये बताया जाता है। साल 1988 के आसपास में ही, 88-89 के आसपास जब वो दुबई पहुंची थी, उसने शारजाह स्टेडियम को खुद से जाके एक बार देखा था, पूरी रैकी की थी। फाइनल प्लान उसने यहीं पे अपने दिमाग में सोचा था कि इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब सपना दुबई गई तो हुआ ये कि दाऊद इब्राहिम को, डी कंपनी को भी इस बात की भनक पड़ चुकी थी। ये पहली बार था साल 1989 में ही, शुरुआती महीनों में ही, जब सपना के दुबई आने की खबर दाऊद इब्राहिम को पड़ी। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने पहले दुबई पुलिस से ही, जब वो वहाँ पे मौजूद थी सपना दुबई में, दुबई पुलिस की मदद से सपना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो उसको पकड़ते वो वहाँ से निकल चुकी थी, वो वापस मुंबई आ गई थी। लेकिन अब सपना यहाँ से पहली बार दाऊद इब्राहिम के रडार पर आ चुकी थी। जब डी कंपनी के रडार पर आई तो अब छोटा शकील का काम शुरू हुआ। दाऊद ने छोटा शकील से कहा, और छोटा शकील ने मुंबई में कई अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से बातचीत करनी शुरू कर दी। सुपारी किलर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से जब बात की जाती थी तो सभी इस पर मना कर देते थे इस काम के लिए। जब उन्हें बताया जाता था कि एक लेडी डॉन है, सपना दीदी जिसका नाम है, उसे ख़त्म करना है, उसे मारना है। कॉन्ट्रैक्ट किलर मना इसलिए करते थे, उनकी बड़ी वजह ये थी कि हमला एक महिला पर करना था जो कि उनके उसूलों के खिलाफ था। लेकिन फिर भी 1989 यही वो साल था जब छोटा शकील ने इस काम के लिए, उसे एक शख्स मिला, नाम था एजाज़ पठान। एजाज़ पठान, जिसका नाम बाद में 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट में भी आया, उसे बुरी तरह पीटा भी गया था जेल के अंदर। एजाज़ पठान ने जब इस काम को लिया छोटा शकील से, उसको कहा गया था कि डी कंपनी में तुम्हें प्रॉपर जगह दी जाएगी, तुम्हें पैसा दिया जाएगा, बस ये काम करके दे दो। इस साल जब एजाज़ पठान ने ये काम ले लिया था, कई सारे उसके क्रिमिनल वर्ल्ड के लोग थे, उसके आसपास के सराउंडिंग के लोग थे, जिन्होंने उसके ऊपर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तुम पठान होने के बाद एक महिला को मारोगे। कई लोग सामने आ गए थे, उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एजाज़ पठान जो था वो माना नहीं। उसने एक रोज़, जब बताया जाता है
सपना अपने घर पे थी। उसकी तबीयत उस समय पर ख़राब थी, वो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से। उस समय पर जब वो अपने घर पे लेटी हुई थी, आधी रात को यहाँ पे एजाज़ पठान और 6 और उसके साथ में जो गैंगस्टर्स थे वो पहुँच जाते हैं। सपना को उसके घर से नीचे लाया जाता है और उसके बाद ये जो ओमनी वैन में 6 लोग गए थे, इन लोगों ने उसके ऊपर 22 बार चॉपर से हमला किया है। 22 बार उसके शरीर पर घाव किए गए। उसका बुरी तरह से ब्लड जो था वो बह रहा था, खून बह रहा था। आसपास के पड़ोसियों से सपना ने मदद की गुहार की, लेकिन कोई भी मदद करने सामने नहीं आया क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे वो दृश्य देख के। और दूसरी चीज़, दाऊद इब्राहिम के नाम से ज़्यादा खून बह जाने से हॉस्पिटल उसको कोई ले जा नहीं सका। सपना की उसके घर के बाहर ही यहाँ पे साल 1989 में अपना टारगेट दाऊद पूरा किए बिना ही मौत हो चुकी थी। तो ये एक पूरा ऐसा एपिसोड रहा है अंडरवर्ल्ड का मुंबई के, जिसमें पहली बार ये देखा गया कि कोई महिला ऐसी आई सामने जिससे दाऊद इब्राहिम भी डरने लगा था। इतना डर चुका था कि उसने एक महिला को मारने के लिए सुपारी किलर्स को लेना शुरू कर दिया था। और उन किलर्स ने भी दाऊद इब्राहिम से ये कहा था, ये मना कर दिया था कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम किसी महिला को नहीं मार सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे दाऊद इब्राहिम जो अपनी जान बचाने के लिए उसने ये सारा काम कराया। यही पूरी एक स्टोरी है सपना दीदी लेडी डॉन की, और यही वो कहानी है जो आप लोग सुनना चाह रहे थे। कमेंट बॉक्स में आपके लगातार हमने जब कमेंट देखे तो इस पर आज ये एपिसोड आपके लेकर हाजिर थे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कोई जानकारी आपके पास हो तो वो भी दीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहे। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।